तो इंटीजर्स अवेलेबल, अच्छा और कौन से इंटीजर्स हैं? वही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास। अब two numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integers. Let x denote the larger of the two numbers obtained. Find ex. ex का मतलब है मीन पूछ रहे हैं, expected value of x पूछ रहे हैं, ठीक है। और x denote the larger of the two numbers obtained. Given x is a random variable representing larger of the two numbers obtained, larger of the two numbers obtained. तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि टू नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, तो दो नंबरों को रैंडमली सेलेक्ट करा जा रहा है और किसमें से? फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो फिर 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे 1 से स्टार्ट हो गए। तो अब आप ये देखिएगा टू नंबर्स, x is a random variable representing larger of the two numbers obtained, ठीक है। तो इसका जो सैंपल स्पेस है वो क्या बनेगा? विदाउट रिप्लेसमेंट बोल रहे हैं, यानी कि 1 है ना, तो 1 के साथ दोबारा 1 नहीं आ सकता। अगर मैंने 1 सेलेक्ट कर लिया तो 1 के साथ फिर 2 ही आएगा, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? वो जो डाइस में होता था ना सैंपल स्पेस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4, वो वाला जो होता था सैंपल स्पेस वही होगा। अब वन टू 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही 2 1 होगा, 2 2 नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने 2 नंबर सेलेक्ट कर लिया तो दोबारा 2 सेलेक्ट नहीं कर सकता। विदाउट रिप्लेसमेंट बोल रहे हैं, एक नंबर आ गया तो उसको दोबारा से रिप्लेस नहीं करा, दोबारा से नहीं रखा वहाँ पर। तो 2 1 के बाद 2 3 ही आएगा और इसी तरीके से करते करते हम कहाँ तक पहुँचेंगे? 6 5 तक। 6 5 तक पहुँच गए, 6 6 तक नहीं जाएंगे। तो ये टोटल नंबर कितने होंगे? काउंटिंग कितनी होगी इसकी? 30, बिल्कुल सही, 30 हो जाएगी। x इज अ रैंडम वेरिएबल, तो x कैन टेक वैल्यूज x क्या वैल्यूज ले सकता है? 2 3 4 5 6। किसी भी तरीके से 1 तो बड़ा नंबर हो ही नहीं सकता, 1 तो हमेशा सबसे छोटा ही नंबर रहेगा, ठीक है। तो x जो है, x क्या दे रखा है? लार्जर ऑफ द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो जो दो नंबर हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6, इसी में से कोई भी दो नंबर हमको निकालने हैं। तो उसमें 1 जो है वो हमेशा छोटा ही रहेगा, 1 कभी भी बड़ा नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो px इज इक्वल टू 2, px इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 का पहले एक काम करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले x इज इक्वल टू 2 के जो इवेंट्स हैं वही निकालेंगे पहले। इवेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल टू 2, तो क्या क्या इवेंट्स होंगे? एक तो होगा जी 1 2, ठीक है, एक तो 1 2 होगा, और कौन सा होगा? 2 1 होगा, और क्या होगा? भाई 2 जो है
तो 1 से ही बड़ा होगा और किसी से तो बड़ा है नहीं 2, बाकी तो सबसे छोटा ही छोटा है, तो 2 1 होगा और 2 होगा। तो पी एक्स इज इक्वल टू 2, ये कितना हो गया 2/30। क्लियर है? फिर निकालेंगे इवेंट्स corresponding to x is equal to 3, x is equal to 3 के correspondingly कौन कौन से इवेंट्स होंगे वो देखेंगे। तो एक तो हो जाएगा भाई 1 3, ठीक है, और एक हो जाएगा 2 3, एक हो जाएगा 3 1 और एक हो जाएगा 3 2, बस और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि 3 बस 1 और 2 से ही बड़ा है, तो 3 का कंपैरिजन 1 और 2 के साथ हमने दिखा दिया और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक, तो कितना हो गया पी एक्स इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4/30। बता देना भाई, ना समझ में आए कहीं पर भी। आगे चलते हैं, इवेंट्स corresponding to x is equal to 4, 1 4, 2 4, 3 4, 1 4 2 4 3 4। फिर है इधर 2 4 तो हो गया, फिर 4 वाले ले लेते हैं, तो 4 1 4 2 और 4 3, कितना हो गया 6/30। ठीक है, मन में आता होगा कि डिवाइड कर दें, अभी डिवाइड करेंगे नहीं जी नहीं। तो पी एक्स इज इक्वल टू 4 हो जाएगा 6/30। Events corresponding to x is equal to 5, one 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, तो 10/30 हो गया। तो अब मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि इसमें जो है ऊपर और नीचे दोनों में इवन नंबर आ रहे हैं, तो अब इसको डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 15 जा, मतलब मैं चाहता हूँ कि डिनोमिनेटर मेरा चेंज ना हो, 2 2 जा 2 15 जा, ये हो गया 2/15। इसको 6 5 जा 30 मत कर देना, 2 से ही करो, 2 3 जा 3/15, 2 4 जा 2 15 जा 2/15, 2 5 जा और 2 15 जा 5/15।
ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भाई आपको ई एक्स निकालना है। ई एक्स मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को ही हम मीन बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे इसकी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ये एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही कुछ? एम्बुलेंस की नहीं, तो मशीन चल रही दिल्ली से चल रही है। ये बात है, ये बात देखी कि तो नहीं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक्स और पी एक्स। एक्स कितना है 2 3 4 5 6। और सबकी प्रोबेबिलिटीज देख लीजिए। 2 की प्रोबेबिलिटी 1/15, 3 की 2/15, 3/15, 4/15 और 5/15। हमने कहीं गलत तो नहीं करा है, तो सबको ऐड करके देख लो। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15/15। तो पूरी तरह से ठीक है। तो मीन को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी बोल देते हैं, ई एक्स। तो ई एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई। सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई ये हो गया। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1/15 प्लस 3 × 2/15 प्लस 4 × 3/15। ठीक है, प्लस 5 × 4/15, 5 × 4/15 प्लस 6 × 5/15, 6 × 5/15। अब यहाँ पर कहीं पर भी अगर डिवाइड हो रहा हो तो डिवाइड करने की कोशिश मत करना, क्योंकि डिनोमिनेटर मैं ये चाहता हूँ कि वो सेम बना रहे। तो हमको ऐड करने में फिर लास्ट में एक बार ही डिवाइड करनी है। ठीक है, तो 2/15 प्लस 6/15 प्लस 12/15 प्लस 20/15 प्लस 30/15। तो 2 + 6 8, 8 + 12 20, 20 + 20 40, 40 + 30 70, 5 3 = 15, 5 14 3 4 = 12, 14 minus 12 is 2, 2 0 20, 3 6 = 18, तो 4.66 4.66 हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। आंसर देखो यही है। थर्टीन पॉइंट फोर का 12th है। इन्होंने तो 14/3 छोड़ दिया। ठीक है, 14/3 अब बंद हुई है। अब बंद हुई है ना ये आवाज़। अच्छा, अब इसके बाद जरा देखें 13th में क्या है। लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन 2 फेयर डाइस आर रोल्ड, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो 13th वाला मैंने आपको बोला था, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वाला ये हमको नहीं करना है। ठीक है, ये सिलेबस में से कट चुका है। ठीक, अच्छा, अगर वैसे मान लीजिए करना होता तो उसमें कुछ भी नया नहीं है। वेरिएंस में क्या करना होता है, ये जो एक्स है ना, एक्स की जगह एक कॉलम और बनाया जाता है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 36, ये हो गया। और जैसे यहाँ पर क्या करा, एक्स आई इंटू पी एक्स आई, वहाँ पर करते हैं एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। तो जितने भी एक्स हैं उन सबका स्क्वायर करा, सबको एक एक करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा, सबको ऐड कर डाला।
वो वेरिएंस हो गया, उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालेंगे क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड। तो टू फेयर डाइस आर रोल्ड, तो दो डाइस को फेंक दिया जाता है, तो दो डाइस को फेंकने पर क्या आएगा, हमारा सैंपल स्पेस यही बनेगा, बस 1 2 है, यहाँ से 1 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, तो 36 हो जाएगा यहाँ पर आउटकम्स। और फिर वो क्या बोल रहे हैं, लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड, सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड, तो सम ऑफ द नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं जरा। तो यहाँ जो रैंडम वेरिएबल दे रखा है 13 में, वो दे रखा है सम ऑफ द नंबर्स। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ इधर। Sample space when two fair dice are rolled, ये सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, अब x क्या है, रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग सम ऑफ द नंबर्स on the two dice, sum of the numbers on the two dice, तो वो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 + 1 2, फिर 1 2 यानी 1 + 2 यानी कि 3 हो सकता है, 1 + 4 5 हो सकता है, 1 + 5 6 हो सकता है। ठीक है, 1 + 6 7 हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 10 11 और 12। हाँ अच्छा 4 रह गए क्या, हाँ 4 भी होगा, 1 2 3 4 इतने सारे हो सकते हैं, 12 से ज़्यादा हो नहीं सकता। तो अब आप ये देखिए, सबकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, सबकी प्रोबेबिलिटी देखिए जरा, मुझे अपने 1 मिनट में। जैसे 6 वाला है तो 6 वाले में इवेंट्स देख लेना क्या क्या बनेंगे, 1 5 भी हो सकता है, 2 4 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है। ठीक है, 4 2 वो देख लो जरा, 1 मिनट में आ रहा हूँ।
कर लेंगे इसको, बताओ। बस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकाल कर ये देख लेना है कि अगर हमारा जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ है वो अगर 1 के इक्वल आ रहा है, जैसे इस वाले में आया था 15/15 यानी कि 1 के इक्वल आ गया था, तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो गलत है। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन करने के तुरंत बाद ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आपने ठीक करा या गलत करा। ठीक, चलिए जी अगला देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। 14 में दिया है अ क्लास हैज 15 स्टूडेंट्स हुज एजेस आर 14, 17, 15, सबकी एजेस दे रखी है, 15 स्टूडेंट्स। One student is selected in such a manner that each has the same chance of being chosen, and the age capital X of the selected student is recorded. मतलब one student is selected in such a manner that each has the same chance of being chosen and the age of the selected student is recorded. ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट को इस तरह से सेलेक्ट किया जा रहा है। ठीक, ये मतलब ये जो चीज़ है, ये जो सेंटेंस दे रखा है, ये वही है कि जैसे हमारे पास वो आ जाता था, ये क्या कहते हैं, अनबायस्ड डाइस का जो क्वेश्चन आ जाता है, तो अनबायस्ड डाइस के क्वेश्चन में ये आता है कि ईच इवेंट इज इक्वली लाइकली टू अकर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा नहीं है, वो अनबायस्ड डाई है। 1 2 5 3 1 2 3 4 5 6 ये सब बराबर बराबर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बराबर बराबर आ सकते हैं, तो हमने 6 आउटकम्स हैं तो उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था 6 को, 1/6 1/6 1/6 1/6 के सबकी नंबरों के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 ही होगी। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि हर एक के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, ये दिया है इन्होंने, है ना। और बोला है एंड द एज एक्स ऑफ द सेलेक्टेड स्टूडेंट इज रिकॉर्डेड। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल, रिप्रेजेंटिंग एज ऑफ स्टूडेंट, रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग एज ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की एज रिप्रेजेंट करता है। अच्छा जी, तो अब एजेस कौन कौन सी दे रखी हैं, एक तो 14 साल है, 14 है, 15 भी है, 16 भी है, 17 भी है, 18, 19 और 20। 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 है ना। तो ये x की ये वैल्यूज दे रखी है, ये सब बच्चों की एजेस दे रखी हैं। तो अब सबको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी देख लो, बिल्कुल आसान। Px = 14, तो 14 वाले देखो कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 दो बच्चे हैं जिनकी 14 ईयर्स है एज, और 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 15, तो 2/15। अगला देखो Px = 15, तो 15 साल के कितने बच्चे, 1 1 बस एक ही है, तो 1/15। इसी तरह से 16 ईयर्स के कितने हैं, काउंट करेंगे 16 16 16 दो बार आ रहे हैं, तो 2/15। 17 ईयर्स वाले देखिएगा, 1 2 3, थ्री अपॉन 15। एटीन ईयर्स के कितने हैं, 1 बस एक बच्चा है 18 ईयर्स का। नाइनटीन ईयर्स के 1 2,
1 2 3 3। अच्छा एक 21 का भी है, देख नहीं पाया था। तो 21 वाले अगर देखें तो 21 वाला ए क्या 21 का, 22 का तो कोई नहीं, 1/50, ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा, अब अगर इनको टोटल कर दो जरा, तो टोटल 15 आना चाहिए, तभी तो 15/15 बनेगा। तो 2 + 1 3 + 2 5 + 3 8 + 1 9 + 2 11 + 3 14 + 1 15 15/15। अब इसी की टेबल बना लेना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगी। क्वेश्चन में यही पूछा है इन्होंने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बना देनी है। फिर वो कह रहे हैं फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो हमको क्या करना है, मीन निकालना है बस। और मीन कैसे निकलेगा, x इंटू पी एक्स करते हैं, तो 14 इंटू 2/15 प्लस 15 इंटू 1/15 प्लस 16 इंटू 2/15 17 इंटू कर देंगे, छोड़ दो, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 में है इन अ मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर एंड 30% अपोज अ सर्टेन प्रपोजल। ठीक है, तो एक मीटिंग में कोई प्रपोजल रखा गया, कोई नया कुछ प्रपोजल होगा, तो उसमें 70% लोग तो कहते हैं कि हाँ ये प्रपोजल ठीक है, हम इसका फेवर करते हैं, और 30% कहते हैं कि हमें ये पसंद नहीं है, हम इसका अपोज करते हैं। ठीक है, अ मेंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड वी टेक x = 0 इफ ही अपोज्ड। ठीक है, अगर वो अपोज है, अपोजिशन में है, अपोज करता है, तो हमने उस रैंडम वेरिएबल को x = 0 मान लिया, एंड x = 1 इफ ही इज इन फेवर। फाइंड ex एंड वेरिएंस ऑफ x। ex मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। बेहद आसान है। Px = 0, x = 0 किसको लिया जा रहा है, अपोजिशन वालों को। कितने लोग अपोजिशन में हैं, 30% लोग हैं अपोजिशन में। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30%। 30% मतलब 30% का मतलब हो गया 30/100। 3/10। Px = 1, x = 1 मतलब फेवर कितने लोग कर रहे हैं, तो फेवर कर रहे हैं 70%। 70/100 तो 0 से 0 कट गया, ये हो गया 7/10। ठीक है, दोनों को ऐड करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, ex निकालना है। VAR जो है ना, उसको वेरिएंस को VAR बोल देते हैं, वो नहीं करना। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकालनी है, तो 0 × 3/10 0 प्लस 1 × 7/10 इज 7/10। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू 7/10 यानी कि 0.7 ही आ रही होगी इसकी। देख रहा हूँ मैं 13.4 का 15 आंसर। हाँ जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x 0.7 ही आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 है, द मीन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग अ डाई हैविंग रिटन 1 on 3 faces, 2 on 2 faces and 5 on 1 face is। मीन पूछ रहे हैं इसका, और MCQ है। तो MCQ में देखिए, द मीन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग अ डाई। अब जो डाइस है वो फेयर डाइस नहीं है। अब उसमें क्या है कि उसके 3 फेसेस पर तो 1 लिखा हुआ है, 3 फेसेस पर 1 है, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3/6। 3/6। उसके 2 फेसेस पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2/6। ठीक है, और एक फेस पर 5 लिखा हुआ है, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि आपको इसका मीन निकालना है। मीन मतलब xi × pxi करके उनका सब निकालना है। तो देखिए ऑप्शंस दे रहे हैं। तो 16 में देखिएगा 1 2 5 और 8/3 ये दे रखे हैं ऑप्शंस।
द मीन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग अ डाई हैविंग रिटर्न 1 ऑन 3 फेसेस। ये हो गया 3/6 और 2 कितने फेसेस पर लिखा हुआ है? 2 फेसेस पर, तो 2/6 और 5 कितने पर लिखा हुआ है? 1 फेस पर, 1/6। ये हो गया। अब वो कह रहे हैं कि इसका मीन निकालना है। अभी बताते हैं, 1 मिनट की। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, मैं 5-10 मिनट में कर रहा हूँ जी आपको कॉल पे किसी नंबर पर सर। हाँ जी, तो ये देखिएगा कि अब जब इसका क्या बोल रहे हैं, मीन क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स 1 इंटू 3/6 प्लस 2 इंटू 2/6 प्लस 5 इंटू 1/6 3/6 प्लस 4/6 प्लस 5/6 3 और 4 7 7 प्लस 5 12/6 तो 6 2 जा 12। ये ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, उसके बाद 17 देखिएगा। सपोज दैट 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स, सो लेट x be the number of aces obtained, then the value of ex. Suppose that 2 cards are drawn from a deck of cards, let x be the number of aces obtained, x be the number of aces obtained। 2 कार्ड्स निकाले जा रहे हैं, एक कार्ड है 52 कार्ड्स की गड्डी में से हमने 2 कार्ड्स को निकाला। तो जब हमने 2 कार्ड्स को निकाला तो उसमें ऐसा होगा हमारे पास कि वो जो दोनों कार्ड्स हैं, या तो नंबर ऑफ एसेस ना, या तो एक भी एस नहीं होगा, या फिर एक एस होगा, और या फिर दोनों के दोनों एसेस होंगे। ठीक है, तो वो हमको करना है और फिर उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। देखिएगा कैसे। सपोज दैट 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। जीरो 1 और 2। तो अब आप ये देखिएगा कि पी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि नो एस इन एनी ऑफ द ड्रॉज। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दो। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, दोनों में से दोनों के दोनों नॉन एस आ रहे हैं, तो नॉन एस कितने हैं हमारे पास? एस तो 4 है, नॉन एसेस कितने हैं? 48 C2 और 52 C2। C2 कितना हो जाएगा? 48 फैक्टोरियल अपॉन 48 माइनस 2 46 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल अपॉन 52 C2, तो 52 फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस 2 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है वो भी 2 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी 2 फैक्टोरियल। तो अब देखिए जैसे 48 फैक्टोरियल है, तो 48 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख देंगे
48 into 47 into 46 factorial अपॉन 46 फैक्टोरियल अपॉन में 52 फैक्टोरियल है, इसको लिख देंगे 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कैंसिल, 46 से 46 कैंसिल, ये हो गया। हमारे पास कितना बचा 48 इंटू 47 अपॉन 52 इंटू 51, तो 317 था, 316 था, और 47 तो पॉजिटिव में आता नहीं है, 4 4 था, 4 13 था, तो 4 7 था 28, 4 4 था 16 और 2 18, 188 अपॉन 17 3 था 51, 17 1 था 17 और 5 ठीक है, 188 अपॉन 221। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। बता दो और तो कहीं कुछ डिवाइड नहीं हो रहा ना, 47 तो प्राइम नंबर है, ठीक है, 17 भी प्राइम नंबर है, तो और तो कुछ डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल टू 1 एस एंड 1 नॉन एस, तो 1 एस एंड 1 नॉन एस, तो एक तो एस आ जाए और एक नॉन एस आ जाए। तो जब एक एस आ रहा है तो उसको क्या लिखेंगे 4C1, एसेस कितने हैं, 4 ही तो हैं, तो 4 में से एक एस आ जाए एंड 1 नॉन एस, तो 48 में से एक नॉन एस आ जाए, और टोटल कितना है 52C2। तो 4C1 हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 इज 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 48 फैक्टोरियल, 48 माइनस 1 इज 47 फैक्टोरियल। कौन समझ गया ना, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 52C2, 52C2 ये हो गया 52 फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस 2 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल है, ये हो गया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 48 इंटू 47 फैक्टोरियल अपॉन 47 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 47 फैक्टोरियल से 47 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। और जो है 52 फैक्टोरियल, 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 ही होता है, 2 इंटू 1 इज 2, ये हो गया। तो 4 इंटू 48 और इसको कर दो डिवाइड, 226 था, 4 इंटू 48 अपॉन 26 इंटू 51, तो 316 था 317 था, ये हो गया। और 2 2 था सॉरी 4 1 था नहीं, 4 के डबल तो आएगा नहीं, तो 2 2 था और 2 13 था, बस और कुछ नहीं। तो ये हो गया 32 अपॉन 221। मुझे इसका ए पार्ट लग रहा है आंसर जो है। बोथ एसेस, दोनों ड्रॉज में एसेस ही मिल रहा है, तो 4C2
अपॉन 52c2। 4c2 हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 इज 2 फैक्टोरियल और नीचे वाला 2 फैक्टोरियल। 52c2 तो 52 फैक्टोरियल, 52 माइनस 2 इज 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2 फैक्टोरियल काट दिया। 4 फैक्टोरियल बचा तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल गया, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया। अब आया 4 इंटू 3 अपॉन 52 इंटू 51, तो 3 17 था और 4 13 था, तो 1 अपॉन 221, 1 अपॉन 221 ये हो गया। अब इन्होंने क्या पूछा था कि देन द वैल्यू ऑफ ई एक्स, आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। सही है ये? ठीक है, तो ई एक्स कैसे निकलेगा? हम पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसमें x होगा और ई एक्स होगा। वन 2 सॉरी 0 1 और 2। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x इज इक्वल टू 0 जब है तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ रही है 188 अपॉन 221। जब x इज इक्वल टू 1 है तो प्रोबेबिलिटी आ रही है 32 अपॉन 221। जब x इज इक्वल टू 2 है तो प्रोबेबिलिटी आ रही है 1 अपॉन 221। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x पूछा है तो ex इज इक्वल टू सिग्मा xi इंटू पी एक्स आई। ठीक है, तो xi कितना है 0 इंटू 188 अपॉन 221 प्लस 1 इंटू 32 अपॉन 221 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 221। ये तो पूरा 0 हो गया। 32 अपॉन 221 प्लस 2 अपॉन 221, तो ये कितना हो गया 34 अपॉन 221। अब हमने पहले ही देखा था कि ये 221 आया कैसे, 13 इंटू 17 करके, तो इसको ऐसे लिख देंगे 13 इंटू 17, तो 17 2 ज़ा 34, तो 2 अपॉन 13 आ गया इस तरह से। बताइए जी, क्लियर है? ये हमारा 2 अपॉन 13 ऑप्शन डी है इसका आंसर। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर खत्म है आपकी। बर्नौलीज और बाइनोमियल ये दोनों काट दीजिएगा, पुरानी बुक वाले जितने बच्चे आगे तक कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस होंगे वो मैं बता दूंगा कौन कौन से करने हैं। ठीक है, बुक किसकी दी? ठीक है, और मैं अगला अब जो इसमें रिवीजन स्टार्ट करवाऊंगा ना आपका, एमपीपी हमने कर लिया है ना, मतलब मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट है। ठीक, तो अब एओडी जो हम स्टार्ट करेंगे, मैं करूँगा पहले स्टार्ट एओडी में, और एओडी में भी पहले मैक्सिमम मिनिमम की वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट करूँगा जो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो करेंगे और उसके बाद फिर डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक, इंटीग्रेशन जब डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रेशन के सारे ही फॉर्मूले उसमें रिवाइज हो जाते हैं इंडेफिनिट में, और डेफिनेट इंटीग्रल उनकी प्रॉपर्टीज वो सारा करेंगे। ठीक है, और साइड बाय साइड कुछ भी अगर डाउट है किसी और चैप्टर का दिया है बीच में से कहीं पर भी है तो आप पूछ सकते हैं। रेट चेंज वाला करा देना एओडी में। आसान है, पहले वो कराओ, हाँ, पहले वो कर लेंगे, एक क्लास लगेगी उसमें, वो करा देंगे फिर करा देंगे मैक्सिमम। ठीक है, पर एओडी करे हुए मैं आई थिंक जुलाई या अगस्त में करा था, एओडी करे हुए टाइम हो गया तो एओडी दोबारा करना है। ठीक है, चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं। कल मॉर्निंग में आना है। हाँ हाँ, कल आना है। आज मुझे कहीं